वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, क्या, कहाँ, कैसे और कब। मेन जो क्रक्स है इस चैप्टर का वो है अर्ली ह्यूमन बींग्स, और उन्हीं के अराउंड पूरी चैप्टर की जो थ्योरी है वो रिवॉल्व करेगी। मतलब उन लोगों के अर्ली ह्यूमन बींग्स के जो खाने की सभ्यता थी, रहने की सभ्यता थी, उनके लिखने की सभ्यता थी, और एक कंट्री को पर्टिकुलरली नाम कैसे मिला और टाइम लाइन कैसे सेट हुई, ये पूरा इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये पूरी तरह से आपका चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। अब बेसिकली चैप्टर की जो पहली हेडिंग है वो है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। तो लोग नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर बेसिकली एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है और अरेबियन सी में जाके फॉल करती है। इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और द पीपल कलेक्टेड देयर फूड एंड हेंस दे वर कॉल्ड एज हंटर गैदरर्स। अब पहले के लोगों को अपने सराउंडिंग्स की नॉलेज थी, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसको वो लोग कलेक्ट करते थे और उसको गैदर करते थे, और तब वो खाना प्रोसेस करके अपना खाते थे। इसीलिए उनको हंटर गैदरर्स बोला जाता। बहुत माहिर थे अपना खाना इकट्ठा करके खाने में, और एनिमल हंटिंग भी उनको बहुत अच्छे से आती थी, इसीलिए एनिमल्स को हंट करके भी वो खाते थे, ठीक है। लोगों को धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगा कि अगर हम एक जगह स्टे करेंगे तो वहाँ की सारी चीज़ें ऑलरेडी कंज्यूम हो जाएंगी, इसलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा ताकि देखें समझें। और हिट एंड ट्रायल वाला मेथड उनका था कि मतलब एक चीज़ को उन्होंने सीखा, फिर उसको प्रैक्टिस में पुट किया, वो सक्सेसफुल हो गई तो उसके लिए वो आगे बढ़े, अदरवाइज फिर उन्होंने नई नई चीज़ें ट्राई की। तो इस तरीके से वो एक्सप्लोर और एडवेंचर करते गए और उन्होंने फिर क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया। मतलब वो सिविलाइजेशन के टूवर्ड्स बढ़ रहे थे। और कौन सी क्रॉप्स थी वो? वीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की क्रॉप्स ग्रो करना शुरू की 8,000 साल पहले। और ये जो क्रॉप्स थी वो कहाँ ग्रो हुई? सुलेमान और किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। और सुलेमान और किरतार हिल्स ये है आपका सुलेमान एंड किरतार हिल्स। ये अब हिल्स जो हैं वो पाकिस्तान का पार्ट है, इनिशियली इंडिया का पार्ट थी जब डिवीज़न नहीं हुआ था, बट जब डिवीज़न हो गया तो ये पार्ट जो है पाकिस्तान में चला गया। यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, लोग एनिमल रेयरिंग भी स्टार्ट कर दी। कौन से एनिमल्स थे वो? शीप, गोट एंड कैटल। और यहाँ गांव भी बसने लगे। मतलब इस हिल्स के अराउंड, सुलेमान और किरतार हिल्स के अराउंड लोगों ने एनिमल्स की रेयरिंग भी स्टार्ट कर दी, मीन्स उनकी केयर करना शुरू कर दी है, और उनसे जो प्रोड्यूस होता था उसको कंज्यूम करते थे, जैसे कि मिल्क है, बटर है, सारी चीज़ें। और गांव भी बसने लगे यहाँ पे। तो दो इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ें हुई यहाँ पे कि क्रॉप्स ग्रो होना शुरू हो गई और एनिमल रेयरिंग शुरू हो गई। अब देखिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है एग्रीकल्चर। खेती कहाँ शुरू हुई? गारो हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल। खेती जो स्टार्ट हुई वो गारो हिल्स में हुई। अब गारो हिल्स जो है वो जस्ट अपोजिट है सुलेमान और किरतार हिल्स के, क्योंकि सुलेमान और किरतार हिल्स आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है। और विंध्यास आपका सेंट्रल में आता है, मीन्स नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन के जस्ट बीच में विंध्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे खेती शुरू हो गई। और एक जो चीज़ शुरू हुई वो थी राइस कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो कहाँ हुआ? नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास आपका ये है सेंट्रल में, मीन्स यहाँ पे, मीन्स जो आपका नॉर्दर्न रीजन है वो काफ़ी उपजाऊ कहलाता है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, इसलिए वहाँ पे राइस ग्रो करना शुरू कर दिए थे लोग। अब जब गांव बस गए तो लोगों ने और डेवलपमेंट किया और उसके बाद शहर भी बसने लगे। और ये पहले शहर कहाँ बसे? किस नदी के किनारे बसे? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये कब हुआ? 4,700 साल पहले। अर्लीस्ट सिटीज डेवलप्ड
4700 ईयर्स अगो। इंडस रिवर आपका तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट करता है और ये इंडिया को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान से जाते हुए अरेबियन सी में फॉल हो जाता है। तो इस रिवर की कई शाखाएं भी हैं जो इसको पानी अपना कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि सतलज है, रावी है, बीज है, चेनाब और झेलम है। ठीक है, तो यहीं पे पहले शहर का निर्माण होना शुरू हो गया था। और जो उसके बाद जो शहर डेवलप हुए वो किस नदी के किनारे हुए, और वो कब हुआ, कितने साल पहले? 2500 साल पहले हुआ। सिटीज फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये आपकी गंगा रिवर है। ठीक है, और इसी से ही यहीं पे ही 2500 साल पहले सिटीज़ जो है डेवलप होना शुरू हुई, इमर्ज होना शुरू हुई। तो दो मेन जो रिवर हैं जहाँ पे सिटीज़ डेवलप हुई, जो पहली सिटीज़ डेवलप हुई वो 4700 साल पहले हुई और वो नदी थी इंडस रिवर। और जो उसके बाद जो सिटीज़ डेवलप हुई वो गंगा रिवर के किनारे डेवलप हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम मेमोराइज कर लीजिए। और उसके बाद साउथ ऑफ गंगा वॉज कॉल्ड एज मागधा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब एक जगह थी साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में एक जगह थी, उसको मागधा कहते थे। अब जो ये वो पार्ट है वो बिहार का पार्ट है मेनली। वो जगह इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश हुआ और उस किंगडम में बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, इसलिए उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इस कई चैप्टर्स, अपकमिंग चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे भी इस किंगडम के बारे में और उनके रूलर्स के बारे में भी। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट टर्म है दोनों, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखिए। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो हस्तलेख थे, और मैन्यू जो वर्ड है वो लेटिन डिराइव्ड वर्ड है, मतलब ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब अगर आप हिंदी में समझें तो वो हाथ होता है। ठीक है, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अब पहले के टाइम में लोगों के पास पेपर तुरंत तो नहीं आया, उनके बहुत डेवलपमेंट होने के बाद पेपर आया और फिर स्याही से लोगों ने लिखा, फिर उसके बाद पेन आई, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। तो जो स्टार्टिंग में लोगों ने लिखने की उनकी जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, वो पहले ये था कि वो लोग पत्तों पे लिखना शुरू किए। और एक पेड़ था जो हिमालय से पाया जाता है, उसके छाल को एकदम महीन करके उस पे लिखा जाता था, मतलब कि रिटन ऑन पाम लीफ और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री कॉल्ड एज बर्च विच ग्रोज ऑन हिमालयाज। ठीक है, दो चीज़ों पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स पहले लिखे जाते थे, एक तो पाम के पत्ते और एक तो पेड़ की छाल जिसको बर्च बोलते हैं, और वो जो पेड़ है वो हिमालयाज में पाया जाता है। और ये जो लैंग्वेज होती थी इसको लिखने की वो होती थी संस्कृत, प्राकृत और तमिल। और ये बहुत ही ईजिली पेरिशेबल थे। ईजिली पेरिशेबल मतलब जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते थे, रॉट हो जाते थे, इंसेक्ट्स ने खा लिया, मिट्टी में घुल गए और जल्दी से ख़त्म हो गए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसी के पैरेलल में है इंस्क्रिप्शंस, मतलब ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। बस डिफरेंस ये है कि जिस चीज़ों पे लिखे जाते थे उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये जो है सॉफ्ट चीज़ों पे लिखे जाते थे, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था जैसे कि स्टोन और मेटल, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते थे। इंस्क्रिप्शंस जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते थे क्योंकि जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते थे। दीज वर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज मेटल और स्टोन। किंग्स रिकॉर्डेड देयर ऑर्डर्स एंड ऑल्सो विक्ट्रीज इन बैटल्स। अब जो किंग्स थे, अपने जो भी उनको अपनी प्रजा को ऑर्डर देना है, अपनी जनता को कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो इंस्क्रिप्शंस का ही इस्तेमाल करते थे ताकि वो जनता तक पहुंच पाए। और जो भी वो अपने वॉर्स में जीत हासिल करते थे उसको भी इंस्क्रिप्शंस में इंस्क्राइब करवाते थे। और कॉमन लोग भी इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करते थे, जो वो अपनी डेली लाइफ में काम कर रहे हैं और जो भी कुछ उनका अचीवमेंट होता था लाइफ में वो सब कुछ उतारते थे इंस्क्रिप्शंस में। जैसे कि हम लोग के पास आज की डेट में कॉपी है
उस पेन से अपने वर्ड्स को लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया, या बोल के एक्सप्रेस कर दिया, या इलेक्ट्रॉनिकली एक्सप्रेस कर दिया, उसी तरीके से लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस को एक्सप्रेस किया करते थे। अब कंसेप्ट आता है आपके स्क्रिप्ट का। व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट इज समथिंग विच इज इन रिटन फॉर्म, और वट एवर यू आर राइटिंग इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट, राइट? जो भी आपने लिखा है या लिखित रूप में है उसी को स्क्रिप्ट बोलते हो। जैसे कि आपने लेटर्स को जोड़ा तो वर्ड बने, वर्ड को जोड़ा तो एक सेंटेंस बना, ताकि आप दूसरे को अपना मैसेज कन्वे कर सको, मीनिंगफुल मैसेज, राइट? सो उसी को आप स्क्रिप्ट बोलते हो। और इसी स्क्रिप्ट को आप जब पढ़ के बोल देते हो तो इसी को लैंग्वेज बोलते हैं। समथिंग विच इज़ रिटन, यू आर स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज लैंग्वेज। स्पोकन फॉर्म और व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक। अब कंसेप्ट आता है डिसरफाइनमेंट का। अब जनरली जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो भी उसमें लिखा होता था, जो भी लैंग्वेज यूज़ होती थी, वो लैंग्वेज हर कोई तो नहीं समझ सकता था। आज के डेट में हम वो लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तो उसको डी कोड करना पड़ता था, मीन्स अपनी लैंग्वेज में उसको समझना पड़ता था, ताकि जो पहले के लोगों का रहन सहन है, उनके मन के विचार है, उसको हम जान सके। तो हिस्टोरियंस मेनली ये काम करते थे डिसरफाइनमेंट का, मीन्स कोडेड लैंग्वेज को डी कोड करना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते थे डिसरफाइनमेंट, राइट? अब क्या था, अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन ऑर्डर किया था। वो इंस्क्रिप्शंस पाया जाता है आपका कंदहर, जो कि अब अफ़गानिस्तान में है। और ये जो लिखा गया था इंस्क्रिप्शन, ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज में लिखा गया था। और वो कौन से स्क्रिप्ट और लैंग्वेज थी? वो ग्रीक और आर्मेइक थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो कौन सी जगह में पाया जाता है? वो पाया जाता है कंदहर, अफ़गानिस्तान में। और वो किस स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में था ये भी पूछ सकते हैं, वो था ग्रीक और आर्मेइक। अब कंसेप्ट आता है कि जो हमारी कंट्री है उसको ये इंडिया और भारत का नाम कहाँ से मिला। इंडिया का जो नाम है एक्चुअली वो रिवर इंदस से ओरिजिनेट हुआ। और रिवर इंदस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं, ठीक है? कम्स फ्रॉम रिवर इंदस, कॉल्ड एज सिंधु इन संस्कृत। सो द इरानियंस, जो ग्रीक्स जो थे, उनको इंदस वर्ड के बारे में पता था। और वो इरानियंस और ग्रीक्स कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट से आए थे। तो इन्होंने ही इंदस को इंदोज और हिंदोज बोलना शुरू कर दिया। और उसी के बाद जो भी लोग ईस्ट ऑफ इंदस रिवर के साइड रहते थे, तो उसी लैंड को इंडिया बोल दिया गया, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि इंडिया नाम कहाँ से आया, कौन लोगों ने इंडिया नाम दिया? इरानियंस और ग्रीक्स। कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट से आए थे। और उनको इंदस वर्ड के बारे में पता था। उन्होंने पहले इसको इंदोज हिंदोज बोला, और फिर जो इंदस रिवर की ईस्ट में लैंड थी उसी को इंडिया का नाम दे दिया गया। अब जो ये कंसेप्ट है भारत का, ये कहाँ से आया? ये जो कंसेप्ट है वो आया, लोग जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, और इन्हीं लोगों के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, मतलब बताया गया है, उल्लेख किया गया है। उन्हीं लोगों को और उस जगह को जहाँ पे लोग रहा करते थे उसी को नाम दे दिया गया भारत। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोनों, ठीक है? अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे बेसिकली उनका काम था जो पास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्टडी करना। जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, जैसे कि वेपन्स हैं, टूल्स हैं, पॉट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करने का काम आर्कियोलॉजिस्ट का था। जो भी अर्थ से डिग करके मिलता था, जो भी एक्सप्लोरेशन से मिलता था, और जो भी पुरानी बिल्डिंग्स थी उनसे जो भी डिड्यूस हुआ उसको ये लोग स्टडी करते थे। सारा जो भी पास्ट था उसके बारे में स्टडी करने का काम आर्कियोलॉजिस्ट का था, ठीक है? हिस्टोरियंस बेसिकली दे वर स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। ये जो पढ़ाई करते थे पास्ट की, वो डिटेल में पढ़ाई करते थे। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, ये सोर्स का यूज़ करते थे, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी।
जो मैन्यूस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन मिलती थी, इंस्क्रिप्शन से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी और आर्कियोलॉजी से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी, ये वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते थे और उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन डिड्यूस करते थे, अपने जो नॉलेज है उसको कंक्लूड करते थे। तो बेसिक जो डिफरेंस है आर्कियोलॉजिस्ट में और हिस्टोरियंस में वो यही है। अब कंसेप्ट आता है टाइमलाइन का। जैसे जैसे हमने सिविलाइजेशन के टूवर्ड्स बढ़े तो सारी चीज़ें पीछे छूटती गई, पास्ट में जाती गई। अब पास्ट को प्रेजेंट से कैसे डिमार्केट करना है, कैसे डिवाइड करना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए कुछ एब्रिविएशंस हैं, जैसे कि बीसी और एडी। अब बीसी, अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ पास्ट की है, कौन सी चीज़ प्रेजेंट की है? तो इसलिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम लिया गया और वो टाइम क्या था? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हमने 0 ईयर मान लिया, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसको आप 0 ईयर कंसिडर कर लो, मीन्स इसी टाइम में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। अब जैसे आप मैथ से पढ़ते हो कि बीच में 0 है और उसके बाद जितनी सारी चीज़ें हैं वो नेगेटिव में है, सारी डिजिट्स, मीन्स -1 -2 -3, मीन्स जो भी चीज़ें माइनस में गई दैट मीन्स कि वो सारी चीज़ें पास्ट में हैं, मीन्स बैकवर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज बीसी। सारी डेट्स जो आएंगी आपकी वो बीसी से रिप्रेजेंट होंगी। और इसके बाद जो 0 के बाद है मतलब फॉरवर्ड फ्रेम में है, मीन्स +1 +2 +3 करके वो सारी चीज़ें आपकी किस में चली गई? फ्यूचर और प्रेजेंट में। तो फ्यूचर और प्रेजेंट को आप कैसे डिमार्केट करोगे? एडी से, मीन्स जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी डेट्स वो जो रिप्रेजेंट होंगी वो एडी से रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा और बिफोर प्रेजेंट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और एडी का एब्रीविएशन है एनो डोमिनी और कॉमन एरा। जैसे कि आप 2012 है तो आप 2012 को एडी 2012 भी बोलते हो। अब एडी आप जनरली लोग क्रिश्चियन कंट्रीज़ में ही यूज़ करते हैं, जो जिनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पे ही ये बीसी और एडी का यूज़ होता है इन जनरल। और क्राइस्ट के ही बर्थ को आप 0 ईयर मानते हो, मतलब यही 0 ईयर डिसाइड करेगा कि कौन सी डेट जो है वो बीसी में फॉल करेंगी और कौन सी डेट जो है वो एडी में फॉल करेंगी, राइट।